कोई बात नहीं, रिमाइंड करेंगे आपको। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके ही परिवार द सक्सेस डिजायर में स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी क्लासें आपको रेगुलर मिलने स्टार्ट हो गई हैं, जो यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, ग्रुप डी, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट सभी के लिए स्पेशल क्लासें चल रही हैं और उसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी। ये सभी क्लासें आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। आप द सक्सेस डिजायर को बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें और अपना प्यार देते रहें। अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपको हिमांशु सर की जीएस की बहुत ही बेहतरीन क्लास मिल रही है, जिसमें वो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी करा रहे हैं। साथ ही साथ अब गौरव सर की भी मैथ की क्लास मिलनी स्टार्ट हो गई है। उसी के साथ ग्रुप डी और सुपर टेट के लिए स्पेशल साइंस की क्लास जो आपकी आशीष सर ले रहे हैं वो भी मिलना आपको स्टार्ट हो गया है। और आप सब जानते हैं आपको रीजनिंग मैं करा रहा हूं। अब वो रीजनिंग आपकी एक एग्जाम की नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये रीजनिंग जो होगी ओवरऑल जो भी आप एग्जाम देंगे हर एग्जाम में आएगी। तो चाहे वो बैंक का हो या किसी भी एग्जाम का हो, हर एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपको रीजनिंग कराई जा रही है। अब आपकी जो क्लास बच रही है वो बचती है सिर्फ हिंदी की। तो आपके कमेंट्स आए थे कि सर हिंदी की क्लास आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब वो दिन भी आ गया है कि जब आपको हिंदी की क्लास मिलने वाली है। और हिंदी की आपको स्पेशल क्लास रितु मैम लेंगी। रितु मैम आपको बहुत स्पेशल तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से हिंदी कराएंगी, क्योंकि समस्या हमारी हिंदी में ही आती है। एग्जाम में जब हम 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर से रह जाते हैं ना, दुख हमें तब होता है कि यार हमारा थोड़ी सी मेहनत अगर हम कर लेते तो ये 1 नंबर हमारा आ जाता तो हम नौकरी पर होते। अब वो नंबर हमारा कम कहाँ होता है, वो है हमारी हिंदी। हिंदी में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पूरे में से पूरे नंबर ला सकें। अब पूरे में से पूरे लाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी मातृभाषा है हिंदी, क्योंकि हम उसे आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन हम लापरवाही भी उसी में करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में यही चलता है यार हिंदी है, आराम से कर लेंगे, एग्जाम से 10 दिन पहले भी पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको नौकरी लेनी है, क्योंकि कंपटीशन टफ हो गया है, उस कंपटीशन को क्लियर करना है, टॉप में आना है, तो हर सब्जेक्ट पे पकड़ करना जरूरी है। अब उस पकड़ को मजबूत करने के लिए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से रितु मैम आपकी तैयारी कराएंगी। अब रितु मैम आएंगी और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगी। अब आपका काम बस यही है, आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रितु मैम को कमेंट्स करके मोटिवेट भी करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें। अब रितु मैम आएंगी और वे अपनी क्लास स्टार्ट करेंगी। ओके। मैं रितु राजपूत आपका द सक्सेस डिज़ायर में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको भूपेश सर ने बताया कि आपकी सभी क्लासेस हो चुकी हैं, सिर्फ आपकी हिंदी की क्लास रह रही है। आपको पता है कि यूपी के सभी एग्जाम्स में हिंदी का कितना इम्पोर्टेंस होता है, तो हमारी और वैसे भी हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, इसलिए हिंदी पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। और हमें कंपटीशन के हिसाब से यहाँ पर हिंदी पढ़नी है, ना कि हमको उसको 10th या 12th के लेवल पर पढ़ना है। हमें पता है कि हमारे एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और जब मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगी तो आपको उस लेवल तक पढ़ाया जाएगा कि आपका कोई भी यूपी कांस्टेबल से लेके आरओ तक जितना भी हमारा हिंदी का आता है, हालांकि पीसीएस तक, आपका कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हिंदी में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है वो होता है वर्णमाला, क्योंकि जब तक हमें वर्णमाला का नहीं पता होगा तो हम आगे कोई भी आने वाले जितने भी हमारे टॉपिक होते हैं संधि समास, उसको नहीं जान पाएंगे कि वो क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट हमें जो है
पता होना चाहिए कि वर्णमाला के अंतर्गत हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे, आपका टॉपिक है वर्णमाला। अब देखो वर्णमाला में क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि माला किसे कहा जाता है। पहली बात तो ये किस शब्द से मिलके बना, दो शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन से? वर्ण प्लस माला से। किस किस से मिलके बना? वर्णमाला शब्द वर्ण प्लस माला से मिलकर बनता है। जो हमारे वर्ण होते हैं, भाषा जो हमारी भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वो वर्ण का ही दूसरा नाम क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। तो हमारा जो वर्ण है, वर्ण भाषा का सबसे छोटा रूप, और जो माला होती है, माला इसी प्रकार से वर्णों की माला, जैसे कि आप लोग गले में मोतियों की माला पहनते हैं, जैसे कि आप लोग मोतियों की माला पहनते हैं, तो मोतियों की जो माला होती है अगर वो टूट जाए, उसमें से कोई भी एक मोती टूट जाए या कोई मोती उसमें आधा रह जाए, तो उसकी जो सुंदरता होती है वो कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। उसी प्रकार से वर्णमाला में भी यही होता है। वर्णमाला की जो परिभाषा होती है वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। सुव्यवस्थित मतलब व्यवस्था में बना के रखना होता है। मान लिया कोई वर्ण इधर से उधर कर दिया जाए तो वो उसका एक सही रूप नहीं माना जाता, क्योंकि उसकी सुंदरता, वर्णमाला की सुंदरता भी उसी प्रकार होती है जिस प्रकार आप गले में एक माला पहनते हैं, जिस प्रकार से उसकी सुंदरता आपके शरीर की सुंदरता को बढ़ाती है, उसी प्रकार से वर्णमाला की जो सुंदरता होती है उसके सुव्यवस्थित समूह से ही होती है। इसीलिए वर्णमाला की जो परिभाषा है, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। अब आप जानते होंगे कि वर्णमाला जो है, इस वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? इसके दो भेद होते हैं आपके। दो भेद में नंबर फर्स्ट आता है, स्वर, और नंबर सेकंड आता है व्यंजन। वर्णमाला के दो भेद होते हैं, नंबर फर्स्ट आता है स्वर और नंबर सेकंड आता है व्यंजन। आप सभी जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी मानी जाती है? 11 मानी जाती है। और जो व्यंजनों की संख्या होती है वो कितनी मानी जाती है? 33 मानी जाती है। और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 52 मानी जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे? 11 होती है। और जो व्यंजनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 33 होती है। और जो टोटल पूछा जाता है कि कुल वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी हो जाती है, तो वो कितनी हो जाती है? 52 हो जाती है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन तो होते हैं, लेकिन ये आते कहाँ से हैं? स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन कहाँ से आते हैं? आपको पता होगा, आपने पाणिनि का नाम सुना होगा, जिन्हें व्याकरण का ज्ञाता कहा जाता है। तो जो पाणिनि हैं उन्हें व्याकरण का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इतिहास में भी, जो आप लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उस इतिहास के बारे में किसी ने पहले लिखा होगा, तभी अब आप लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, तभी पढ़ते हैं आप लोग उसके बारे में। उसी प्रकार पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान तो बहुत था, लेकिन उनके पास लिखित रूप या उसको ज्ञान को कैसे लिखा जाए इसका कोई भी अनुभव उनको नहीं था। तो अब आपको पता है कि ज्ञान को दर्शाने के लिए या प्रस्तुत करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता ज़रूर होती है। तो पाणिनि ने सोचा कि अगर मैं नहीं रहा तो ये ज्ञान लोगों में कैसे जाएगा। तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की, क्योंकि आप सभी को पता है कि भगवान शिव को आशुतोष भी कहा जाता है, क्योंकि आशुतोष का मतलब होता है आशु प्लस तोष। आशु शब्द का मतलब होता है तुरंत और तोष का मतलब होता है संतुष्ट होने वाले। तो जो तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं, अर्थात जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? आशुतोष कहा जाता है। और भगवान शिव जो हैं वो जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान हैं, इसीलिए उनका नाम आशुतोष भी है, जो कि पर्यायवाची होता है शिव भगवान का। तो इसीलिए पाणिनि ने किसकी तपस्या की? शिव भगवान की तपस्या की। जब शिव भगवान की तपस्या की तो शिव भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव भगवान क्या हुए? प्रसन्न हुए, और वो उनके सामने प्रस्तुत होते हैं और बोलते हैं कि बताइए आपको क्या चाहिए। तो पाणिनि ने कहा कि भगवान, मुझे वैसे तो आपका व्याकरण का ज्ञान चाहिए, लेकिन जब आप सामने प्रस्तुत हुए हैं और आप तांडव करते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना तांडव भी दिखाएं।
तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैं आपको अपना तांडव दिखाऊंगा और उसी तांडव में जो हमारे ये आप चाहते हैं व्याकरण का ज्ञान, ये भी आपको मिल जाएगा। तो भगवान शिव ने तांडव करके दिखाया। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो पुरुष होते हैं उनके नृत्य को तांडव कहा जाता है, जबकि जो स्त्रियाँ होती हैं उनके नृत्य को लास्य कहा जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्त्रियों के नृत्य को, अर्थात जो माता पार्वती नृत्य करेंगी उसको आप क्या बोलेंगे? लास्य बोलेंगे। और जो भगवान शिव करते हैं वो क्या कहलाता है? तांडव कहलाता है। तो भगवान शिव ने क्या किया? तांडव किया। और तांडव करने के बाद उससे जो उसमें उन्होंने डमरू भी बजाया, और जो डमरू से उसकी ध्वनि निकली, जो डमरू से उसकी ध्वनि निकली, तो जो उसकी ध्वनि है वही हमारी जो जितने भी स्वर और व्यंजन होते हैं उसके अंतर्गत रखी जाती हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि जो ध्वनि निकली है वो उनको हम क्या कहते हैं? माहेश्वरी सूत्र के नाम से जाना जाता है। माहेश्वरी सूत्र देखेंगे पहले एक बार, देखेंगे भैया माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र में आपको पता है कि इनका नाम माहेश्वरी सूत्र क्यों रखा गया है? पहले आपको पता होना चाहिए कि माहेश्वरी सूत्र जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 14। इनकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है। इनका नाम माहेश्वरी सूत्र ही क्यों रखा गया? क्योंकि आप लोग जानते हैं ये जो हमारा शब्द है ये मिलके बना है महेश से। किससे मिलके बना? महेश से मिलके बना। और जो महेश शब्द होता है ये मिलके बनता है महा प्लस ईश से। किससे मिलके बनता है भैया? महा प्लस ईश से मिलके बनता है। ईश का मतलब होता है भगवान या स्वामी। ईश का मतलब क्या होता है? भगवान या स्वामी। और महा का मतलब होता है महान। महा का मतलब होता है महान। तो भगवान में जितने भी हमारे भगवान हैं उनमें जो सबसे महान किसे माना जाता है? शिव भगवान को माना जाता है। इसीलिए शिव भगवान को क्या कहा जाता है? महेश भी कहा जाता है ना। आशुतोष क्यों कहते हैं? क्योंकि जल्दी प्रश्न हो जाते हैं। और महेश क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी भगवान में क्या है? महान है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? महेश कहा जाता है। और इसीलिए क्योंकि ये भगवान शिव के ही हैं, डमरू की आवाज़ है, इसीलिए इनका नाम जो रखा गया है वो क्या रखा गया है? माहेश्वरी सूत्र रखा गया है। फिर उसके बाद देखेंगे माहेश्वरी सूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 14 होती है। उसमें नंबर फर्स्ट आता है ए ई उ ड़े, नंबर सेकंड रि री लिरे के। अब इसमें देखेंगे कि आपको दिख रहा होगा कि जो मेरे लास्ट वाले वर्ड हैं वो सारे क्या हैं? जो लास्ट वाले वर्ण हैं हमारे वो कैसे हैं? वो आधे आधे हैं। कैसे हैं? आधे आधे हैं। क्योंकि जब डमरू की आवाज़ होती है तो वो शुरू में तो तेज होगी और एकदम से फिर धीरे हो जाएगी। तो जो हमारे वर्ण हैं वो बाद में जो उसकी आवाज़ होगी वो कैसी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। जिसकी वजह से माहेश्वरी सूत्र के 14 वर्णों में आपके जो आएंगे ये लास्ट वाले कैसे आते हैं? आधे आते हैं। और इनको हम वर्णमाला में नहीं रखते हैं क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अगर किसी भी गले के हार में अगर आधा मोती पड़ा हो तो वो उसकी सुंदरता को क्या कर देता है? कम कर देता है। उसी प्रकार वर्णमाला में भी अगर मैं आधे अक्षर डाल दूं तो वो क्या करेंगे? वर्णमाला की सुंदरता को कम कर देते हैं। इसीलिए ये जो आधे अक्षर होते हैं इसको हम वर्णमाला में नहीं रखते हैं। अब देखेंगे जो हमारा फर्स्ट सूत्र होता है, जो हमारे स्वर होते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो हमारे स्वर होते हैं इनका दूसरा नाम अच भी होता है। इनको हम क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम अच भी होता है। और जो हमारे व्यंजन होते हैं इनका दूसरा नाम हल भी होता है। स्वर को क्या कहते हैं? अच कहते हैं। और व्यंजन को क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। अब देखो स्वर को अच कहा क्यों जाता है? स्वर का दूसरा नाम अच क्यों है? अब ये यहीं से आता है जो आपको मैंने माहेश्वरी सूत्र बताए हैं। अब देखो नंबर फर्स्ट आता है। आपको पता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। 11 में आपका पहला अक्षर ए ई उ। और मैंने बताया कि आधे अक्षर को क्या नहीं करते? हम इसको वर्णमाला में नहीं रखते हैं। उसके बाद रिरी लिरे
और कै। तो जितने भी ये हमारे, अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो आपको सारे स्वर दिखाई देंगे। इसमें जो हमारा लिरय आता है, इसको पहले हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वरों में रखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका अस्तित्व खत्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम इसको स्वर में नहीं रखते हैं। और आपको बताया मैंने, जितने भी हमारे आधे अक्षर होंगे इनको भी हम क्या नहीं करेंगे, स्वर में नहीं रखते हैं, क्योंकि आधे अक्षर को वर्णमाला में नहीं रखा जाता है। अब यहाँ से लेके जब हम यहाँ तक देखते हैं तो हमें सारे स्वर आपको जितने 11 के 11 होते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और इसीलिए स्वर को ए यहाँ का और च यहाँ से लेने की वजह से ही इस दोनों को यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है। जैसा कि आप लोग देखेंगे कि स्वर कैसे यहाँ से आते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि स्वर कैसे आएंगे। अब देखो, इसका पहला क्या लेना है, ए लेना है। पहला मैंने ए लिया तो ए के साथ आपको पता है कि इसी का भाई होता है आ, तो ए के साथ क्या आएगा, आ भी आएगा। उसके बाद आता है ई, तो ई आई है तो इसकी बहन बड़ी ई भी जरूर आएगी। फिर आता है ऊ, तो ऊ आएगा तो बड़ा ऊ भी आएगा, ऊ आएगा तो बड़ा ऊ भी आएगा। उसके बाद क्या आता है, रिरी आता है, क्या आएगा, रिरी आएगा। उसके बाद लिरय को हम नहीं रखते हैं, ये संस्कृत का होता है। कै को आधे अक्षर की वजह से नहीं लेते हैं। उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा, ये वाला ए ले लेंगे। उसके बाद इसके नीचे वाला आए ले लेते हैं पहले। उसके बाद क्या आएगा, ओ आएगा, और उसके बाद आता है औ। इस प्रकार से ऐसे लेके औ तक हमारे कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। और ये कहाँ से आते हैं, माहेश्वरी सूत्रों से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके आते हैं ये स्वर, जिनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। उसी प्रकार ऐसे ही यहाँ से हमें व्यंजन प्राप्त होंगे। देखेंगे कि व्यंजन में कैसे आया, व्यंजन देखते हैं। व्यंजन में देखो, यहाँ से है से लेके, कहाँ से, है से लेके, और यहाँ कहाँ तक आगे जाएंगे, जब 14वां नंबर देखेंगे तो उसमें आएगा आपका है से लेके कहाँ तक, ले तक दिखाया गया है। ये आपका 8, 9, 10, 11, 14 तक होता है, तो है से लेके ले तक दिखाया गया है। इसीलिए व्यंजन को क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है, क्योंकि है से लेके ले तक लेते हैं। और यहाँ से जब आप लेंगे तो यहाँ से लेके वहाँ तक आपके जो व्यंजन शुरू होते हैं कै से लेकर, ये सारे आपको 33 के 33 व्यंजन यहीं पर मिल जाते हैं। तो आपको पता चला कि स्वर आपको कहाँ से प्राप्त हुए और व्यंजन आपको कहाँ से प्राप्त हुए, अर्थात आपकी जो वर्णमाला है जिसमें आप वर्णों का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कहाँ से आती है, माहेश्वरी सूत्रों से आती है। जो कहाँ से प्राप्त हुई है, हमें शिव भगवान के डमरू से प्राप्त हुई है। और पाणिनि की तपस्या करने के बाद ही शिव भगवान ने डमरू बजा के ये हमें उसकी ध्वनि से प्रदान किए हैं। तो दोस्तों, आगे देखेंगे हम अगली वीडियो में कि स्वर और व्यंजन को डिटेल में उच्चारण के आधार पर स्वर पढ़ाए जाते हैं। इसका जैसे ए और आ है तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, या स्वरों के भेद या व्यंजन आगे जितना भी है आपका, ये मैंने बस आपको इतना बताया है कि जो हमारी वर्णमाला है उसमें जो वर्ण आते हैं वो आए कहाँ से हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आए कहाँ से हैं। वर्णमाला पढ़ने से पहले अगर आपसे कोई पूछने लगे कि वर्णमाला में वर्ण कहाँ से आते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बाकी आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।